हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बच्चों ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। लो जी बच्चों ध्यान से समझना इस टॉपिक को। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आता है यहाँ से और हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने अभी तक 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करी है। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमारी हैं वो अप्लाई होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर। हर एक लाइन को ध्यान से सुनना, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए मैंने असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स अभी आप लोगों को छुड़वाई हुई हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। मैंने बोला था कि जब मैं ये टॉपिक कवर करवा दूंगा तभी आप एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर करना आप लोग, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई होती हैं। और सॉल्यूट जो मैं डिज़ोल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए नेचर में। मतलब ना तो वो सॉल्वेंट के अंदर जाने पे डिसोसिएट हो, ना ही एसोसिएट हो। मतलब सॉल्यूट को अगर मैं डिज़ोल्व कर रहा हूँ किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो ना तो वो डिसोसिएट होना चाहिए, ना ही वो एसोसिएट होना चाहिए सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने पे, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होना चाहिए। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज which we have derived are applicable only to dilute solutions, and the solutions only the dilute solutions, इसी में ऐड कर लो बच्चों, only the dilute solutions having non electrolytes, मतलब जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा नेचर में? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। हैविंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो ना तो डिसोसिएट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सीधी सी बात है, ना तो डिसोसिएट होगा ना क्या होगा, एसोसिएट होगा। विच डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, जो ना तो डिसोसिएट हो और ना ही क्या हो, एसोसिएट हो इन द सॉल्यूशन। लो जी बच्चों बहुत ध्यान से सुनना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, और जो सॉल्यूट मैं उनके अंदर डिसोल्व कर रहा हूं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए नेचर में, ना तो डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो सॉल्यूशन में जाने पे, ठीक है। हम लोगों ने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बच्चों, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी वहां पे? वो थी पी नॉड माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉड इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए यहाँ पे क्या होता था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? डेल्टा टी बी
इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या होता था? मोलैलिटी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या होता था? मोलैलिटी। और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी है क्या? पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। पाई क्या होता था? पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई होती है बच्चों, अब एक्स ए क्या है देखना जरा। एक्स ए होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने ए किसके लिए लिया है? सॉल्यूट के लिए, और बी किसके लिए लिया बच्चों मैंने? सॉल्वेंट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है जी? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। किसके लिए लिखा मैंने इसको? अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय इधर क्या आ जाएगा? एम बी, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, क्लियर है? अब देखो यहां पे ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी तरीके से यहां भी देखो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकता हूं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है बच्चों? किलोग्राम में। तो यहां भी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के। अब यहां देखो जरा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में लेना है? किलोग्राम में लेना है बच्चों। तो यहां भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के। सेम यहां आएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकता हूँ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू आर इंटू टी। तो ये देखो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के। तो चारों फॉर्मूलों से एक बात क्लियर हो रही है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है किसके? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है बच्चों? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। क्या ये बात क्लियर है? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई होती हैं, और साथ में जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए? ना तो डिसोसिएट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो नेचर में, ना डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो सॉल्यूशन में जाने पे। सॉल्यूशन में जाने पे ना तो वो टूटे, ना ही उसके मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके कोई लार्ज साइज के मॉलिक्यूल बना दें। ऐसा होना चाहिए सॉल्यूट। क्लियर है? अब ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन का जो केस है वो डिस्कस करके बताता हूँ आप लोगों को कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं वहाँ पे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकता। देखो क्या होगा। मैं कहता हूँ इन केस ऑफ, मैं पहले ले रहा हूँ बच्चों, इन केस ऑफ डिसोसिएशन
डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ज़रा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। मैंने लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, डिसोसिएट हुआ कैसे, सोडियम प्लस में और क्लोराइड माइनस आयन में। मैंने इसका लिया 1 मोल, यहाँ पे क्या लिया 1 मोल, 1 मोल लिया है। ठीक है जी बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मैं पढ़ सकता हूँ 2 तरीके से। एक तो मैं लिखता हूँ एक्सपेरिमेंटल या मैं लिख देता हूँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी बच्चों, और दूसरा मैं लिखूंगा थियोरेटिकल और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लो जी, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थियोरेटिकल और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं, डेफिनेशन में बताया था आप लोगों को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं या सोल्यूट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, बट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। लेकिन नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड किस पे करती हैं, अमाउंट पे सोल्यूट की, या मैं बोल दूं सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां देखना, NaCl का 1 मोल लिया मैंने, NaCl का सॉल्यूशन बना रहा हूं, मानो मैंने वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया, तो NaCl वाटर में डिसोसिएट होता है, क्या जनरेट करेगा, Na+ आयन और Cl- आयन जनरेट करेगा बच्चों वहां से। तो मैंने NaCl का 1 मोल डिसॉल्व किया, लेकिन वो डिसोसिएट होके 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है Na+ का और 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों किसका, Cl- का। तो मैंने लिया तो 1 मोल था, लिया तो मैंने सोल्यूट का 1 मोल था, लेकिन सॉल्यूशन में जाने पे डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट होने के बाद कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ Na+ आयन एंड 1 मोल ऑफ Cl- आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके बारे में तो मेरे को जानकारी पहले थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया NaCl का, तो इसके बारे में जो बताएगा उसको बोला जाएगा थियोरेटिकल और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन वो सॉल्यूशन के अंदर जाने पे डिसोसिएट हुआ, और डिसोसिएट होके कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके ऊपर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस चीज़ का मेरे को तभी पता चला ना बच्चों, इस चीज़ का मेरे को कैसे पता चलेगा कि NaCl ने डिसोसिएट होने के बाद एक Na+ आयन बना दिया और एक Cl- आयन बना दिया। इसके बारे में मेरे को तभी पता चलेगा जब मैं एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को ऑब्जर्व करूंगा कि उसने सॉल्यूशन में जाने पे वो डिसोसिएट हुआ, और डिसोसिएट होने के बाद एक Na+ आयन जनरेट किया और एक Cl- आयन जनरेट किया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करेगी थियोरेटिकल वैल्यू के ऊपर, जिसको मैं विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट बता सकता हूं, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी थियोरेटिकल वैल्यू के ऊपर, तो उसको बोला जाएगा थियोरेटिकल या नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऊपर, उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखो, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 1 आ रही है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डिपेंड कर रही है बच्चों किस पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो मैंने स्टार्टिंग में लिए। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर मैं देखता हूं तो वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, चेंज आ रहा है। और ये देखो मेरे को पता है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, नॉर्मल या थियोरेटिकल या नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही होगा बच्चों, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। और मैं लिखूंगा बच्चों क्या, नॉर्मल और थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ
थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। अब देखो NaCl को मैंने जब डिज़ोल्व किया सॉल्यूशन में बच्चों, सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो एक Na+ और एक Cl- आयन जनरेट हुआ, तो नंबर ऑफ मोल कितने प्रोड्यूस हो गए सॉल्यूट के सॉल्यूशन में जाने पे? 2। एक मोल से कितने मोल बन गए बच्चों? 2। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और मैंने लिया तो 1 मोल था, लेकिन सॉल्यूशन में जाने पे उसके नंबर ऑफ मोल बन कितने रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आया कि नहीं आया? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे को पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अभी लिखवाया था बच्चों आप लोगों को, किसके? मॉलिक्यूलर मास। किसके? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक Na+ आयन और एक Cl- आयन प्रोड्यूस हुआ। 1 मोल Na+ आयन का और 1 मोल Cl- आयन का प्रोड्यूस हुआ। तो जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व वैल्यू आएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही थी? ये डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में बिल्कुल भी कि सर नॉर्मल और ये एक्सपेरिमेंटल क्या लिखा है आपने। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि स्टार्टिंग में मैंने सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल लिए, जिनके बारे में मेरे को जानकारी होगी, स्टार्टिंग में ही मेरे को पता होगा उनके बारे में। तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन पे। और जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डिपेंड करती होती है किस पे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? अब एक बात बताओ, डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 2 हो गए। तो जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नॉर्मल तो कह रही है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल 1 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या कह रही है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल तो 2 हो गए। तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिसोसिएशन, पूरा लिख देता हूँ मैं, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आएगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एज कंपेयर टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर चेंज आ गया, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ गया बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मास में भी चेंज आएगा सॉल्यूट के, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास में भी चेंज आएगा। तो अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, नॉर्मल थी 1, एक्सपेरिमेंटल कितनी आ गई? 2 आ गई, बढ़ गई, तो मॉलिक्यूलर मास क्या कर जाएगा? घट जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? कम आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन सा मॉलिक्यूलर मास बच्चों? इसको लिख सकता हूँ मैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। लो जी, नॉर्मल या थियोरेटिकल वैल्यू लिख लो, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वो कम आएगा एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास वो कम आएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से।
एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास जो है वो कम आएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट से। एक बार मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सॉल्यूट का 1 मोल लिया था, सॉल्यूशन में जाने पे 2 मोल बन गए। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कह रही है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल 2 हो गए सॉल्यूशन में जाने पे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी तो मोलिकुलर मास सॉल्यूट का क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्यूट का मोलिकुलर मास डिक्रीज कर जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई नॉर्मल के कंपैरिजन में। और अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है जी। और इसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास बोल दो या आप बोल दो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। और इस एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकता हूँ। ये तो हुआ डिसोसिएशन का केस। अगर डिसोसिएशन हो जाता है किसी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे, तो वहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव नहीं कर रही, उसको मैंने एक नया नाम दे दिया एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या मैं उसको बोल दूं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या मैं उसको बोल दूं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने हेडिंग डाली है स्टार्टिंग में, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो मोलिकुलर मास में भी चेंज आएगा सॉल्यूट के। ठीक है जी बच्चों। तो ये है डिसोसिएशन का केस। मैं कहता हूं कि अगर मैं एसोसिएशन ले लेता हूं तो एसोसिएशन के केस में क्या दिक्कत आती है, फिर वहां भी देखो। लो जी, एसोसिएशन के केस में मानो मैं 2 मोल ले रहा हूं और 2 मोल आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, 1 मोल बना देते हैं, तो वहां भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई, कौन सी चेंज हुई, एक्सपेरिमेंटल। अगर एक्सपेरिमेंटल चेंज हुई तो एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास भी चेंज हो जाएगा और वो बढ़ेगी या कम आएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल के कंपैरिजन में कम आएगी। ये देखो, इन केस ऑफ एसोसिएशन, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझने का टॉपिक है, सार है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, इसलिए बड़े आराम से करवा रहा हूँ। ध्यान से देखो बच्चों, मैं कहता हूं कि मैंने 2 मोल ले लिए एसिटिक एसिड के। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और दोनों मोल आपस में कंबाइन करके 1 मोल जनरेट कर देते हैं। एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके यहाँ 1 मोल जनरेट कर रहे हैं। 1 मोल कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एसिटिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ OH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने लिया तो एसिटिक एसिड का 2 मोल था, यहाँ बन गया कितना, 1 मोल। मैंने लिए इसके 2 मॉलिक्यूल, बन गए इसके 1 मॉलिक्यूल। मैंने लिया 2 मोल, इसके बन गए कितने, 1 मोल। तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगी एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों यहाँ कि अब मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाने पे जुड़ के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए सॉल्यूट के। डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे थे सॉल्यूशन में जाने पे। एसोसिएशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं सॉल्यूशन में जाने पे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या मैं बोल दूं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पूरा लिख देता हूँ। लो, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड कर रही है किस पे, नंबर ऑफ मोल, जो कि किसके बाद आए हैं, एसोसिएशन के बाद। ये डिपेंड करेगी जो कि नंबर ऑफ मोल किसके बाद आए हैं, एसोसिएशन के बाद। ये चीज़ लिखने की जरूरत है, ये मैं डिसोसिएशन में लिख चुका हूँ वैसे पहले। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ मोल कितने थे एसोसिएशन से पहले। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये कम आएगी एसोसिएशन के केस में, क्योंकि एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल कम हो गए सॉल्यूट के, ये कम आएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास है, एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास होगा जो, वो क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट वो ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? जिसको डिसोसिएशन का केस क्लियर हो गया उसको एसोसिएशन की ये बात बहुत आराम से समझ आ गई होगी कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर आफ्टर एसोसिएशन, जो कि कम हो रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर मास के, तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा। ये अगर एक्सपेरिमेंटल है तो ये एक्सपेरिमेंटल है, और ये अगर नॉर्मल है तो ये भी क्या है, नॉर्मल है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई तो एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में ये दिक्कतें हो जाती हैं, तो वहाँ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी बच्चों, वहाँ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं एक चीज़ ये है जो नोट डाल के लिख देता हूँ कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी अप्लाई होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर। और कौन से डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर? जो कि आइडियली बिहेव कर रहे हैं, है ना। ये आइडियल ही तो हो गई सिचुएशन कि सोल्यूट सॉल्वेंट में जाने पे ना तो डिसोसिएट हो रहा ना एसोसिएट हो रहा, और आइडियल नाम की कोई चीज़ होती नहीं दुनिया में। तो इसका मतलब इसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है हम लोगों को इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, ताकि हम इनको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई कर सकें। बात क्लियर है ना। तो ऑल दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर applicable to dilute solutions which act as या which behave as ideal solutions, जो कि कैसे बिहेव करते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है जी। ये जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब सीधा मैं फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। तो ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये एप्लीकेबल होंगी सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि कैसे बिहेव कर रहे होंगे, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे होंगे। मतलब ना तो सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा हो, ना ही सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा हो सॉल्यूशन में जाने पे। अगर मैं चाहता हूं कि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर भी अप्लाई करूं, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूट ना हो, पहली बात, जो कि डाइल्यूट ना हो। दूसरी बात, जहां पे एसोसिएशन भी हो और डिसोसिएशन भी हो। अगर इनके ऊपर मेरे को इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, देन वी हैव टू मॉडिफाई दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया वॉन्ट हॉफ फैक्टर। वॉन्ट हॉफ फैक्टर, देखो उसकी बात भी करता हूँ, वॉन्ट हॉफ फैक्टर की भी। क्या कह रहा है वॉन्ट हॉफ फैक्टर? अब जो ये चीज़ है मैं लिख देता हूँ कि जो एबनॉर्मल, एक चीज़ और लिख लो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हुई हमारी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और दूसरी चीज़ क्या बच्चों, जिनको मैं बोल रहा हूँ एबनॉर्मल, मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मैं कब ऑब्जर्व करूंगा? These are observed कब ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इनको? when पहली कंडीशन बच्चों, when the solution
इज नॉट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या नहीं होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन इज नॉट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तब वहाँ पे मैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को ऑब्जर्व करूँगा। सही है। और दूसरी बात, मतलब वो डाइल्यूट नहीं होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। और वहाँ क्या हो रहा हो? डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो सॉल्यूट का, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा हो। या वहाँ क्या हो रहा हो बच्चों? मैं बोल सकता हूँ वहाँ और हो रहा हो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा हो। ठीक है। तो वहाँ जिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनको बोला जाता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्लियर है जी? तो अब इनको पढ़ते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है मैं सारा आप लोगों को बता चुका हूँ। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होंगी, वहाँ कौन सी अप्लाई होंगी? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब देखो मैं बात करता हूँ वॉन्ट ऑफ फैक्टर की। ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या था? क्या बला थी वॉन्ट ऑफ फैक्टर? वॉन्ट ऑफ फैक्टर को मैं लिख देता हूँ वॉन्ट ऑफ फैक्टर को आई से। वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और इसको मैं डिनोट करता होता हूँ आई से। आई से डिनोट करते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर को। ठीक है जी। अब देखो मैं इसकी एक बार डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चों। इट इज डिफाइंड एज द रेशो, यहाँ रेशो लेते होते हैं हम। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लो जी, ये है। आई कैसे निकालना होता है हम लोगों को? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख लेना बेशक, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका रेशो लेते हैं टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ऐसे लिख सकता हूँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। आपकी बुक में यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल की बजाय ऑब्जर्व्ड लिखा होगा, वो मैं आप लोगों को बता चुका, एक ही मीनिंग होता है, कोई चेंज नहीं है। एक्सपेरिमेंटल बोल दो, ऑब्जर्व्ड बोल दो, एबनॉर्मल बोल दो, एक ही चीज़ होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर, क्योंकि जानता हूं मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलिकुलर मास के। तो एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या जो नॉर्मल मोलिकुलर मास है वो ऊपर चला जाएगा? अगर मैं इस फॉर्मूले को मोलिकुलर मास की टर्म्स में लिखना चाहूँ, और ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास है वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास, डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास। तो बच्चों ये एक फैक्टर निकाल लिया मैंने जिसको बोला गया वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और क्या बोला गया कि इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, और वहां से क्या ऑब्टेन हो जाएंगी बच्चों? वहां से ऑब्टेन हो जाएंगी हम लोगों को एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो मैं लिख सकता हूं मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज,
मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लो जी, मैं लिख सकता हूं मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है जी बच्चों, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस फॉर दोज सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस के लिए, जो या तो डिसोसिएशन शो कर रहे हैं और या तो फिर एसोसिएशन शो कर रहे हैं। ऐसे भी लिख सकता हूं मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस फॉर द सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस के लिए, जो या तो डिसोसिएशन शो करेंगे, फॉर द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। लो जी, ये एग्जैक्ट हो गया बिल्कुल, कि मैंने नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो एक्सप्रेशन थे उनको मॉडिफाई किया, उनकी मॉडिफाइड फॉर्म है। या ऐसे लिख सकता हूं कि मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस फॉर द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो पहला था बच्चों एक्सप्रेशन पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। तो इसको आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बस इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर सकता हूं फॉर दोज सब्सटेंसेस जो कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो कर रहे हैं। या अगर मैंने बोल दिया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम, अगर किसी सॉल्यूट के अंदर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूशन में जाने पे, तो वहाँ मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आ गया। ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सप्रेशन को मैंने मॉडिफाई किया। ठीक है, मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनको मॉडिफाई करने के बाद जो ये फॉर्मूले आ रहे हैं, ये किसके लिए आ रहे हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए फॉर्मूले आ रहे हैं। या ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। ठीक है, और जो लास्ट फॉर्मूला था पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी। सीधी सी बात है, आई से मल्टीप्लाई कर दिया वॉन्ट ऑफ फैक्टर से सारे के सारे एक्सप्रेशंस को। तो इन एक्सप्रेशंस को अब मैं अप्लाई कर सकता हूं फॉर द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है जी बच्चों, अब हम बात करते हैं यहां पे बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, देखो बताता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लो जी बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख लेते हैं पहले। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, इसको मैं अल्फा से डिनोट करता हूं बच्चों। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा क्या बताता है कि मैंने टोटल कितने नंबर ऑफ मोल लिए सॉल्यूट के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, और उनमें से कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गए। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, तो फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड का विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सीधी सी बात है, रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड का विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। उसको क्या बोला जाएगा? अल्फा। अरे अल्फा क्या होगा? अगर मैंने 100 मोल लिए
100 में से 70 टूट गए तो अल्फा क्या आ जाएगा 70/100। क्लियर है ना, कितना आ जाएगा 0.7 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको डिफाइन कैसे करूंगा बच्चों में, इसको डिफाइन किया जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन, दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। मैं लिख सकता हूं बच्चों, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ fraction of the total substance that undergoes dissociation, और इसको रिप्रेजेंट करता हूं अल्फा से। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, अल्फा का फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए उसका रेशियो लेना है, उसका फ्रैक्शन लेना है, किसके साथ बच्चों, विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। के स्टार्टिंग में मैंने सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए, तो इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। ठीक है जी, तो उसका फ्रैक्शन ले लेंगे हम। अब देखो अल्फा से डिनोट करता हूं इसको मैं। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मैं कहता हूं कि मानो मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मैंने उसको बोल दिया मान लो AXBY टाइप का कोई सब्सटेंस है, और ये डिसोसिएट हो गया, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने पे डिसोसिएट हो गया। कैसे डिसोसिएट हुआ, XA+ और YB- जनरेट कर दिया उसने। X नंबर ऑफ मोल जनरेट कर दिए A+ के, और Y नंबर ऑफ मोल जनरेट कर दिए B- के। मैं कहता हूं बिफोर डिसोसिएशन, मैं कहता हूं इसका अगर मैंने 1 मोल ले लिया, तो जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने बनेंगे 0, और इसके भी कितने बनेंगे 0। क्लियर है। मैं कहता हूं आफ्टर डिसोसिएशन इसमें से अल्फा टूट गया बच्चों, तो ये कितना बनेगा X अल्फा, और ये कितना बनेगा Y अल्फा। ये कितना बनेगा X अल्फा, और ये कितना बनेगा Y अल्फा, है ना। अब देखो मैं कहता हूं एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। देखो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद उसके नंबर ऑफ मोल कितने आए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने आ रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अगर मैं देख रहा हूं बच्चों, ये देखो 1 - अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा कितने हो जाएंगे, 1 - अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, सबको ऐड कर दूंगा। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं देखता हूं तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। और वो कितने हैं बच्चों, वो तो 1 है, नॉर्मल बिफोर डिसोसिएशन तो 1 है। तो आई क्या बोलता है, आई बोलता है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दो भाई नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दो नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। एक्सपेरिमेंटल क्या आ रहा है, 1 - अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा डिवाइड बाय नॉर्मल क्या है 1।
नॉर्मल क्या है 1। ठीक है जी बच्चों, ये देख लो एक बार ध्यान से इस चीज को। क्लियर हो रहा है क्या लिखा है मैंने? एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी कि डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, ये आप लोगों को पहले भी बता चुका। नॉर्मल डिपेंड करेगी कि डिसोसिएशन से पहले सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने थे, तो डिसोसिएशन के बाद तो इतने आ रहे हैं भाई, और डिसोसिएशन से पहले 1, तो आई की वैल्यू निकल गई। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर पार की गुना। ठीक है, अब देखना क्या है बच्चों यहाँ, और भी सिंपल हो गया अब तो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फॉर्मूला निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। रिलेशन निकालना है न्यूमेरिकल्स के लिए अल्फा और आई के बीच में, इसलिए ये संघर्ष चल रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है। ये देखो ये क्या आया, ये आ गया बच्चों आप लोगों का I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। इस 1 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, I माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, और I माइनस 1 इज इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। और I माइनस 1 यहाँ से अगर मैं माइनस अल्फा ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया x प्लस वाई माइनस 1। तो अल्फा क्या आ गया, जरा ध्यान से देखना बच्चों, I माइनस 1 डिवाइड बाई, अगर मैं इसको लिख देता हूँ x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। ये देखो, अच्छा जरा ध्यान से देखना, ये x प्लस वाई क्या था, x प्लस वाई था यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ मोल जनरेट किए सॉल्यूट ने डिसोसिएट होने के बाद, है ना। अगर मैंने 1 मोल लिया है और 1 मोल ने यहाँ डिसोसिएट, 1 मोल का x टूटा है, 1 मोल का अल्फा टूटा है, और अल्फा टूटने के बाद यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल जनरेट किए उसने, x अल्फा और y अल्फा, नंबर ऑफ मोल कितने जनरेट किए x प्लस y। अगर मैं कह देता हूं कि मानो 1 मोल के डिसोसिएट होने पे n नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस हो रहे थे, ये x प्लस वाई का सम अगर मैं n के बराबर रख देता हूं जनरली, मैं बोल देता हूं कि इफ आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ solute it produces n moles, या इट जनरेट्स, बोल लो कितने मोल जनरेट कर देता है बच्चों, n मोल जनरेट कर देता है। तो x प्लस वाई की जगह मैं पुट कर देता हूं n, जनरली n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा। क्या आ जाएगा, अल्फा और आई के बीच में रिलेशन। तो अगर कहीं पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस आ रहा है ना, किसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस आ रहा है और वहाँ पे आप लोगों को आई की वैल्यू दे दी और एन की वैल्यू दे दी और अल्फा पूछ ले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ, कितना टूटा, वो कितनी अमाउंट टूटी। अल्फा मैंने बताया भी आप लोगों को क्या होता है कि कितने % टूटा, 10 मोल लिए 10 में से 60 टूट गए, 70% टूट गया, है ना, कि कितना टूटा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ले, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दे, एन दे दे, आप लोगों से क्या पूछ ले, आई पूछ ले, वांट ऑफ फैक्टर पूछ ले। ठीक है, एक तो ये रिलेशन आ गया। अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको नोट कर लो बच्चों प्रॉपर तरीके से, एक बार देख लो, ध्यान से समझ लो। डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं फिर इसके बाद। ठीक है जी बच्चों, देखो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन।
हाँ जी, लो जी नेक्स्ट है बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर सॉल्यूट के डिसॉल्व करने पे वो सॉल्वेंट के अंदर जाके आपस में कंबाइन करके एसोसिएट करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the fraction of the total, it is defined as the fraction of the fraction of the total substance, fraction of the total substance which exist in the form of, which exist in the form of associated molecules, in the form of associated molecules। लो जी कि टोटल मैंने कितने लिए और उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो गया। डिनोट इसको भी अल्फा से ही करते हैं कि मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए, 10 में से मैं कहता हूँ 5 मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो गया, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हो गया, वही 0.5। कोई ज़रूरी थोड़ी है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा। अब जैसे मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया था, मैं कहता हूँ कि 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं कहता हूँ मैंने यहाँ 8 मॉलिक्यूल ले लिए, मैं कहता हूँ 8 में से 4 का एसोसिएशन हो गया, 4 एज इट इज़ पड़े हैं, 4 का एसोसिएशन हो गया, 4 एज इट इज़ पड़े हैं, तो 4 यहाँ पे बेसिकली कितने जनरेट करेंगे, 2 जनरेट करेंगे। 2 1 बना रहे हैं तो 4 कितने बनाएंगे, वहाँ 2 बनाएंगे ना। ठीक है जी बच्चों, तो डेफिनेशन क्या हो रही है कि इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस, टोटल सब्सटेंस का फ्रैक्शन है विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। लो जी बच्चों बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, लो अल्फ़ा का यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड, बिल्कुल वैसे ही है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ जी टेकन, सॉल्यूट के कितने टोटल नंबर ऑफ मोल लिए हैं, उनमें से कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एसोसिएट हो गए। लो जी अब लगा देते हैं फार्मूला निकालने का, एक्सपेरिमेंट फार्मूला निकालने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं। मैं कहता हूँ मैंने n नंबर ऑफ मोल लिए और ये एसोसिएट होने के बाद an नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जनरेट कर रहा है। 2 लिए 2 से 1 बन गया, 3 लिए 3 कंबाइन करके आपस में 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, आपस में इस तरीके से कंबाइन कर गए, कुछ इस तरीके से एसोसिएशन हो गया। मैं कहता हूँ कि बिफोर एसोसिएशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका 1 मोल है तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा, आफ्टर एसोसिएशन मैं कहता हूँ इसमें से अल्फा टूट गया तो ये कितना बन जाएगा, अल्फा बाय n बन जाएगा। ठीक है, ये अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा बच्चों, अल्फा बाय n बनेगा। अब n अल्फा मत करना, कितना बनेगा, अल्फा बाय n बनेगा। तो अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ i निकालता हूँ, i क्या होगा, वही एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसको डिवाइड कर दूंगा बच्चों नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, इट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितने आएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। तो आई क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n डिवाइड बाय 1। बड़ा ही सिंपल है, तो जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n आ जाएगा। लो अब एक काम करो, इसको आई को इधर ले जाओ, आई को इधर ले जाओ, क्या आएगा, आई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n हो जाएगा। लो
सो i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय n माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अरे ये तो बहुत ही आसान है, i माइनस 1 अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो आ गया 1 बाय n माइनस 1 आ जाएगा। तो i माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा। लो ये एसोसिएशन का रिलेशन आ गया। अगर मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर, अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने पे एसोसिएट हो रहे हैं और वहाँ आप लोगों से पूछ रहा है वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालो और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे दिया और कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट कर रहा है आफ्टर एसोसिएशन, तो निकाल सकते हैं। n दे दे अल्फ़ा दे दे i पूछ ले, i दे दे अल्फ़ा दे दे n पूछ ले, n दे दे i दे दे अल्फ़ा पूछ ले, 2 दे देगा 1 पूछ लेगा, कोई भी 2 वैल्यूज़ दे देगा, n दे देगा अल्फ़ा दे देगा i पूछ लेगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये था आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर हो गया फिनिश बच्चों आप लोगों का। अब जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया हुआ है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। बच्चों असाइनमेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ये ध्यान रखना कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो नहीं हो रहा सॉल्यूट के डिसॉल्व करने पे किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है ना तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मेरे को फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। मान लो मैं बताता हूँ, देखो कैसे। आप क्या कर रहे हो कि वो कोई न्यूमेरिकल दे रहा है आप लोगों को, कहता है NaCl को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया और इसके लिए पूछ ले, कहता है डेल्टा TB की वैल्यू निकालो भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल दो इस सॉल्यूशन के लिए, और आप लोग आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दो Kb/m है भाई एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये NaCl को जब मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया ना तो ये डिसोसिएट हुआ है, तो यहाँ ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता। कौन सा लगाना पड़ेगा, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ये कैसे टूटा है, Na प्लस और Cl माइनस, तो I कैसे निकलेगा, एक्सपेरिमेंटली कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, नॉर्मल कितना था 1 आ रहा था, तो I कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा TB I Kb/m। यह सॉल्यूशन की मोलैलिटी वो देगा, Kb आप लोगों को देगा, I कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और डेल्टा TB यहाँ से निकाल देना। ठीक है, न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, बताएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ट्राई करो, जो डाउट होते हैं वो डाउट मेरे पास भेजो, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डाउट डिस्कस करूंगा और उसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट। ठीक है जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।